कहानी की शुरुआत होती है और धरती का सबसे भयानक तबाही था। साल 2014 ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम पर थी। तापमान बढ़ता जा रहा था और धरती का हर कोना जल रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए एक हथियार बनाया। उन्होंने एक खास रसायन का यूज किया और जिसका मकसद था धरती का हर को न ठंडा करना। लेकिन ये यूज करने से ऐसी भूल हो गई जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। वह रसायन इतना ताकतवर था कि उसने हर धरती का कोना बर्फ की चादर में लपेट लिया। आसमान से बर्फ की मोटी मोटी परतें गिरने लगी। समुद्र जमकर पत्थर हो गए। हर तरफ सिर्फ सफेद मौत का साया दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सब कुछ नष्ट होने लगता है। धरती एक बंजर बर्फीली भूमि बन गई थी। इस तबाही में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी एक ट्रेन, स्नोफेयर। इसे बनाया था एक अरबपति इंजीनियर बिल्फर्ड ने। ये ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी बंद नहीं होता था। ये एक ऐसी मशीन से बनी थी जो बिना रुके, बिना थके, विशाल पटरियों में जाल करे पूरी धरती का चक्कर लगाती रहती थी। जैसे कोई छोटा सा संसार हो। सबसे आगे ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बों में रहते थे अमीर लोग। ये लोग थे जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट खरीदा था। उनके लिए ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वादिष्ट खाना, शराब, शानदार बेडरूम और हर तरह की सुख सुविधाएं थी। ये लोग चाहे वह कर सकते थे। उनके लिए ट्रेन में हर चीज उनकी मर्जी के उपलब्ध थी। बीच के डिब्बों में रहते इकोनॉमी क्लास के यात्री, जिनकी जिंदगी में फर्स्ट क्लास वालों से इतनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग ठीक ठाक जिंदगी में जी रहे थे। उनके पास खाना, साफ पानी था और कुछ बुनियादी सामान थे। लेकिन ट्रेन के सबसे पीछे टेल सेक्शन में रहते थे थर्ड क्लास के लोग। ये वह गरीब लोग थे जिन्हें मुफ्त में ट्रेन में चढ़ने दिया गया था, लेकिन उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। इन्हें अच्छा खाना तो दूर, नहाने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। पिछले 17 सालों से सिर्फ ये लोग एक चीज खाकर जिंदा थे, एक अजीब सा प्रोटीन बार जो हर दिन गार्ड्स बांटते थे। इन लोगों की हालात इतनी खराब थी कि ये बाहर का नजारा देखने का मौका तक नहीं मिलता था। ट्रेन का एक मालिक बिल्फर्ड इंजन सेक्शन में रहता था। वहाँ से वह इस छोटी सी दुनिया को कंट्रोल करता था। इस ट्रेन में सब कुछ था। कहानी अब साल 2031 में पहुँचती है, जहाँ 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए। इस बार उनकी मांग थी एक वायलिन वादक जो फर्स्ट क्लास डिब्बों के लिए चाहिए था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कहा कि वह और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब उसने अपनी पत्नी के बिना जाने से मना कर दिया तो गार्ड्स ने क्रूरता की हद पार कर दी। उन्होंने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये देखकर टेल सेक्शन का गुस्सा भड़क उठा। लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। इसी बीच कर्टिस एवरेस्ट और उसका दोस्त एडगर कुछ और कर रहे थे। वे प्रोटीन वॉर्स में छिपे हुए मैसेज की तलाश कर रहे थे। ये मैसेज कोई सामने के डिब्बों में भेजता था। टेल सेक्शन वालों की हालत इतनी खराब थी कि ये मैसेज उनकी आखिरी उम्मीद थे। तान्या, एक माँ, ने कर्टिस को बताया कि वह मैसेज जो ढूंढ रहा है उसके बेटे के प्रोटीन वॉर में है। कर्टिस ने बच्चे को बहलाकर वह बाहर ले लिया। उसने बाहर को तोड़ा तो उसमें से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज था, एक ऐसी चीज जो टेल सेक्शन वालों को बगावत के लिए प्रेरित करती थी। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ प्रोटीन खाकर जिंदा थे। ये लोग अगर इंजन पर कब्जा कर ले तो उनकी पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में होगी। इससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। ये उनका आखिरी मौका था। उसी रात गार्ड्स और ट्रेन के सीईओ मेसन फिर से टेल सेक्शन में आए। इस बार वे बच्चों की मांग कर रहे थे। गार्ड्स ने बच्चों की हाइट नापनी शुरू कर दी। तान्या और एक और आदमी एंड्रयू अपने बच्चों को टिमी और एंडी को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स क्रूर थे। उन्होंने बच्चों को जबरदस्ती उठा लिया। एंड्रयू ने गुस्से में एक मेसन के सिर पर एक जूता फेंक दिया ताकि वह उनके बेटे को ना ले जा सके। मेसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई। उसने वह जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। उसने कहा, जैसे जूते की जगह पर पैर होते हैं और हेड की जगह सिर पर है, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो। अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर टेल सेक्शन वालों ने खून खौल उठा। मेसन ने एंड्रयू को सजा देने का फैसला किया। उसने एक गार्ड्स को आदेश दिया और कि एंड्रयू का हाथ ट्रेन से बाहर रखा जाए। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी, सिर्फ 7 मिनट में उनका हाथ पूरी तरह से जम गया। फिर गार्ड्स ने हथौड़े से उसका हाथ तोड़ दिया। ये एक भयानक सजा थी। टेल सेक्शन में ऐसे कई लोग थे जिनके हाथ या पैर इसी तरह की सजा में वजह से कटे फटे थे। शायद उन्होंने कभी बगावत करने की कोशिश की थी या ऐसी कोई गलती जिसकी सजा उन्हें इसी तरह मिली थी। ये देखकर कर्टिस में बाकी लोग और गुस्सा आ गया। कर्टिस को एक
बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गनों में गोलियां नहीं है। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोह से सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ट्रेन में नई गोलियां बनाने के लिए कोई तरीका नहीं था। इसलिए कर्टिस को यकीन था कि गार्ड सिर्फ डराने के लिए खाली गने लेकर घूमते हैं। उसने अपने शक को परखने के लिए फैसला किया और एक गार्ड के पास गया, उसकी गन अपने सिर पर रखवाई और ट्रिगर दबाया। जैसा कर्टिस को शक था, गन में कोई गोली नहीं थी। ये देखकर 12 सेक्शन वालों में हौसला बढ़ गया। उसने गार्ड्स पर हमला कर दिया, गार्ड्स को मार गिराया और विद्रोही जेल सेक्शन से पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नांग मो मिन्सू और उसकी बेटी योना को छुड़ाया। दोनों क्रोनोल नाम से ड्रग के आदी थे, सिर्फ स्लीपर चैम्बर में बंद रहते थे। ट्रेन में सजा पाने वालों को इसी तरह चैम्बर्स में सुलाकर रखा जाता था। नांग मो ने कर्टिस को सौदा किया। वह हर दरवाजा खोलने के बदले में क्रोनोल ड्रग की मांग करता था। कर्टिस ने ये सौदा मान लिया। योना में एक खास तरह की बात, वह दरवाजों के पीछे क्या है वह उसको भांप लेती थी। जैसे ही वह अगले सेक्शन में पहुंचे, उनके सामने खिड़कियां आई और 17 साल बाद 12 सेक्शन वालों ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। बाहर का नजारा बर्फ से ढका हुआ था। गिलियम, जो डेल सेक्शन का सबसे समझदार आदमी था, ये देखकर दुखी हो गया। 17 साल बीत चुके थे, लेकिन धरती अब भी बर्फ की तरह पिघली नहीं थी। ये देखकर 12 सेक्शन वालों में मन टूट गया, लेकिन उनकी बगावत आग बुझी नहीं थी। अगले डिब्बों में फिर वह उस जगह पे पहुंचे जहाँ प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका तो उसने देखा, उससे वह सन्न रह गया। प्रोटीन बार्स कांकरोच को पीस कर बनाए जाते थे। ये घिनौना रहस्य था। कर्टिस ने इसे अपने पास ही रखा, क्योंकि वह चाहता था कि बाकी लोग इसे जानकर टूट न जाएं। उसे एक और मैसेज मिला जिसमें लिखा था वाटर। इसका मतलब था कि वह अब उन्हें ट्रेन के पानी की सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना होगा। ये सेक्शन ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर वे इसे कंट्रोल कर लें तो उनकी बात मानी जा सकती है। पानी की सप्लाई पर कब्जा करने का मतलब था कि वे बिल्फर्ड और फर्स्ट क्लास वालों को मजबूर कर सकते थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जब वे अगला दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, योना ने खतरे की आशंका जताई। उसने कहा कि दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने ढेर सारे हथियार बंद गार्ड्स खड़े थे। ये एक जाल था। गार्ड्स ने विद्रोही पर हमला कर दिया। यहाँ पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुआ। ट्रेन ये तेरना ब्रिज से गुजरने वाली थी, जो हर साल के चक्कर को पूरा करने का प्रतीक था। गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रैक पर बर्फ की एक विशाल चट्टान थी जिसने ट्रेन के हिलने लगी। योना ने खाई में एक प्लेन का मलबा देखा, जो पिछले साल की तुलना में अब ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। ये एक छोटी सी उम्मीद थी। ट्रेन अब एक लंबे टनल में घुसने वाली थी। गार्ड्स ने नाइट विजन ग्लम्स पहन लिए और अंधेरे में विद्रोही पर हमला कर दिया। कर्टिस ने अपने साथियों पर मसाले जलाने का आदेश दिया। मसालों की रोशनी ने 12 सेक्शन वाले गार्ड से भिड़ गए। ये एक खूनी जंग थी। लड़ाई के दौरान एक विद्रोही ने मेसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मेसन ने उसे बलीच पर चढ़ा दिया। उसने अपने कमांडर की जान बचाने की परवाह नहीं की। एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया, कर्टिस को रुकने की धमकी दी। कर्टिस ने मेसन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये गार्ड ने एडगर को मार डाला। ये देखकर कर्टिस का दिल टूट गया। एडगर उसका दोस्त था और उसकी मौत से कर्टिस को गुस्से में भर दिया। आखिरकार कर्टिस ने मेसन को बंदी बना लिया। फिर कर्टिस, नामगो, योना, तान्या और कुछ साथी मेसन के साथ आगे बढ़े। वे फर्स्ट क्लास के डिब्बों से गुजरे, जो एकदम अलग दुनिया में रह रहे थे। वहाँ फल, सब्जियों, बगीचे, हरे भरे पेड़ पौधे, ताजे फल, रंग बिरंगी सब्जियां। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अगले डिब्बे में एक विशाल मछली का झुंड था, जहाँ मछलियां तैर रही थी। यहाँ तक कि एक सुशी बार भी था। 12 सेक्शन वालों ने पहली बार सुशी खाई। उनके लिए ये किसी सपने की तरह था। कर्टिस ने मेसन को प्रोटीन बार खाने के लिए मजबूर किया, जो काकरोच से बना था। मेसन ने नाक से भौं सुकोड़ी, लेकिन उसे खाना पड़ा। ये एक तरह से कर्टिस का बदला था। अगले डिब्बों में एक स्कूल था। यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। उसने न्यू ईयर के मौके पर बच्चों को अंडे बांटने शुरू कर दिए। 12 सेक्शन वालों को लगता था कि अंडे और चिकन जैसी चीजें सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी। फिर अंडे देखकर हैरान थे, लेकिन अचानक वह आदमी टोकरी से मशीन गन निकालता है। उसने मेसन के गार्ड्स को छुड़ाया और विद्रोही पर हमला शुरू कर दिया। उसी वक्त स्कूल की टीचर अपनी टोकरी से गन निकालकर कर्टिस और उसके साथियों पर हमला करती है। इस हमले में कर्टिस का एक साथी मारा जाता है, लेकिन कर्टिस के दूसरे साथी ने टीचर के गले में चाकू फेंककर उसे मार डाला। कर्टिस और उसके साथी सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, जहां वे देखते हैं कि वाटर सेक्शन में फ्रैंको, गार्ड्स का लीडर, एक बाकी विद्रोही पर हमला कर डाला। उसने गिलियम को भी कैमरे के सामने लाकर गोली मार दी। ये देखकर कर्टिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में मेसन को ही मार डाला। अब वे फर्स्ट क्लास की दुनिया में थे। यहाँ पर हॉस्पिटल, टेलर, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं थी। एक डिब्बे में अमीर लोग क्रोनोल ड्रग्स के नशे में पार्टी कर रहे
थे। नामगुम और योना वहाँ पर ढेर सारा क्विनोल इकट्ठा किया। ये ड्रग उनके लिए बाद में काम आने वाला था। जब वे इंजन सेक्शन के पास पहुंचे, कर्टिस को गुस्सा फटा। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। नामगुम उसे शांत किया और अपनी आखिरी सिगरेट दी। कर्टिस ने उसे अपने अतीत पर दर्दनाक कहानी सुनाई। 18 साल पहले जब धरती जमने लगी थी, टेल सेक्शन में हजारों लोग ठूस ठूस दिए गए थे। 1 महीने तक ना खाना मिला ना पानी। भूख ने लोगों को पागल कर दिया था। वे एक दूसरे को काट कर खाने लगते हैं। कर्टिस ने भी ऐसा किया था। उसने एक औरत को मारा और उसका बच्चा छीना जिससे वह खाने वाला था, लेकिन गिलियम ने उसे चाकू छीन लिया और अपना हाथ काटकर लोगों को खाने के लिए दे दिया। उस बच्चे का नाम था एडगर। लेकिन अब इंजन पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं था। उसने सुझाव दिया कि उसे ट्रेन का बाहर का दरवाजा खोलना चाहिए। उसने बताया कि वह क्विनोल इकट्ठा कर रहा था क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से बम की तरह फट सकता है। उसने कहा कि यहाँ पर कतेना ब्रिज आने वाला है। पहले से सिर्फ उसका हिस्सा दिखता था, लेकिन अब ये पूरा दिखने लगा। इसका मतलब है बर्फ पिघल रही है और बाहर जिया जा सकता है। लेकिन कर्टिस और उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि क्विनोल की नशे में नामगुम का दिमाग खराब कर दिया है। तभी बिलफर्ड सेक्रेटरी वहाँ पर आए। उसने नामगुम को गोली मार दी। फिर वह कर्टिस को इंजन के सेक्शन में ले गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ बिलफर्ड ने कर्टिस का स्वागत किया। उसने बताया कि वह मैसेज भेजता है हर 5-10 सालों में बगावत करवाना। उसका और गिलियम का समझौता था ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। इस बार गिलियम ने विद्रोह पर रोका, इसलिए उसे मारना पड़ा। बिलफर्ड ने कर्टिस का इंजन दिखाया। उसने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वह ट्रेन के अकेले नहीं संभाल सकता है। उसने कर्टिस को अपनी जगह ऑफर की। उसने फ्रैंको को आदेश दिया कि टेल सेक्शन में सिर्फ 18 लोगों को छोड़कर बाकी सभी को मार दिया जाए। इधर नामगुम और योना को होश आया। उन्हें फर्स्ट क्लास के लोगों को फ्रैंक मारने वाले आए थे। योना ने इंजन को गेट खोला। बिलफर्ड ने असिस्टेंट को मार दिया और क्विनोल को ट्रेन के बाहर दरवाजे पर लगा दिया। वह कर्टिस के पास माचिस मांगने गई। योना का लगा कि इंजन के बाहर फ्लोर नीचे कुछ है। कर्टिस ने उसकी मदद की और जब उन्होंने फ्लोर खोला, देखा कि टिमी और एंडी वहाँ पर खतरनाक हालत में इंजन के पुर्जों पर काम कर रहे थे। ये देखकर कर्टिस का गुस्सा फटा। उसने बिलफर्ड को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे गिरा दिया। फिर उसने योना को माचिस दी। कर्टिस ने टिमी को बाहर निकाला और योना ने क्विनोल पर आग लगा दी। इसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट इतना ताकतवर था कि बर्फ की एक विशाल चट्टान ट्रेन पर गिर पड़ी। ट्रेन पटरी से उतर गई और सारे डिब्बे बिखर गए। इस हादसे में ट्रेन के लगभग सारे लोग मर गए। सिर्फ टिमी और योना बच गए। वे ट्रेन के मलबे से बाहर निकले और पहली बार धरती पर कदम रखा। दूर दूर तक पहाड़ी और उन्हें एक सफेद भालू दिखाई देता। ये सब एक संकेत था कि धरती पर अब जीने योग्य हो गई है। बर्फ पिघल रही है और जीवन वापस लौट रहा है। इसी के साथ ये अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।